तो साथियों अभी आईपीओ मार्केट में जो आईपीओ सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है वो है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ। काफ़ी उत्साह के साथ में रिटेलर्स ने इस आईपीओ को लेकर प्रिपरेशंस की थी। एचडीएफसी बैंक का एक शेयर लेकर रखा था एंड सब कुछ अच्छा भी लग रहा था, लेकिन अभी रिसेंटली फ्राइडे से इसके प्रीमियम्स में गिरावट देखने को मिली है। जो प्रीमियम्स एक समय पर 100, 105 और इवन 125 का हाई लगा कर आए हैं, वो पिछले 2 दिनों से नॉन स्टॉप लुढ़के हैं। जो आज लो लगा था वो 36-37 के आसपास का लगा था एंड ये जो आईपीओ है वो 50 का लेवल फिर से रिक्लेम नहीं कर पा रहा है। जी हाँ साथियों, 100 से आप लुढ़कते लुढ़कते 50 का मार्क आप तोड़ते हैं। कल मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया भी था कि है ना, सॉलिड सेलिंग हमें देखने को मिल रही है। 100 से 60 है और यहाँ पे कहीं पे भी सपोर्ट देखने को नहीं मिला है, नॉन स्टॉप सेलिंग। एंड देन आपने जब से 50 का मार्क तोड़ा है, ये चीज़ मुझे थोड़ी सी खटक रही है कि आपने एक बार भी, है ना, कल शाम को करीब 8 बजे के आसपास आपने 8-9 बजे के आसपास आपने 50 का लेवल तोड़ दिया एंड आज जब आप खुले तो वही 43-44 के आसपास खुले। आप रिक्लेम करने का प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। आप 40 के नीचे जाकर आ गए, आप फिर 44 के आसपास आज रहे हैं। अभी भी जो प्रीमियम्स हैं वो 45 के आसपास हैं, बट नॉट एबल टू क्रॉस दैट 50 मार्क। सो चर्चा करते हैं, देखते हैं, डिस्कशन करते हैं। आईपीओ आ गया है तो क्या चर्चा है ना, कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर करना है तो शेयर होल्डर में अप्लाई करें, रिटेल में करें, कैसे करना है, दोनों में साथ में कर सकते हैं, या 2 एप्लीकेशन लगा सकते हैं क्या। जी हाँ साथियों, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर्स हैं तो आप 2 एप्लीकेशन लगा पाएंगे। उस पर चर्चा करेंगे हम एंड उसी के साथ में और कुछ एक चीज़ें देखते हैं। बस बने रही है आप अंत तक। तो हमें काफ़ी सारी चर्चाएं करनी है। सबसे पहले तो इसकी प्राइसिंग पर बात करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए साथियों, ऐसा है, आपको भी पता है कि एच डी बी फाइनेंशियल सर्विसेज का आईपीओ काफ़ी समय से मार्केट में चल रहा था। इसकी बातें चल रही थी, आईपीओ आएगा, काफ़ी हाइप्ड है, काफ़ी मच एविटेड आईपीओ जिसे आप बोलते हैं, उसे वो टैग इस आईपीओ को मिलना चाहिए, है ना। तो अनलिस्टेड मार्केट में भाव बड़े अजीब से चल रहे थे, 1300 तक चले गए थे और जो एवरेज लास्ट वीक था वो करीब 1200, 1220, 1270 इस रेंज में चल रहे थे। तो मैं अभी कुछ दिन पहले कमेंट्स भी देख रहा था चैनल पे कि भाई सर एनएससी लेना है हमें, एनएसडीएल लेना है हमें, अनलिस्टेड मार्केट में 1 लाख के लेने हैं ना, ये लेने हैं। तो मुझे काफ़ी बार पहले भी कमेंट्स आए हैं, मेल्स आए हैं, मैसेजेस आए हैं कि अनलिस्टेड शेयर्स में कैसे कारोबार किया जा सकता है। आपके सामने अनलिस्टेड में करोगे, सोचोगे कि आईपीओ के लिए करेंगे, तो कोई दम नहीं है कि आईपीओ में तो शेयर्स मिलते नहीं, है ना, मैं अनलिस्टेड में करूँगा। देखिए बड़ा नुकसान है। अब देखिए ना, प्राइसिंग आई है 740 की। सेम चीज़ अगले महीने जुलाई 31 से पहले एनएसटीएल का आईपीओ आएगा, ठीक है ना। तब मैं आपको दिखा दूंगा, सेम चीज़ होती हुई नजर आएगी। रिटेलर्स फिर भी रोते हुए नजर आएंगे कि सर हमने यहाँ पे लगा दिया था, ये कर दिया था और हमारा यहाँ पे नुकसान हो गया। प्राइसिंग आई है 740, आपको डायरेक्ट नुकसान हो गया यहाँ पे। और मजे की बात यह है कि मान लेते हैं कि आईपीओ ऊपर चला गया और 1300 तक पहुंच गया, 1500 तक पहुंच गया, ठीक है ना, लेकिन आप सेल नहीं कर पाएंगे। 6 मंथ्स, या तो 6 मंथ्स का लॉक इन होता है, 1 साल का लॉक इन होता है, दोनों में से एक होता है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं है, कमेंट करके बताइएगा क्या जानकारी है। बट आप हाथों हाथ सेल नहीं कर सकते, आपके शेयर्स लॉक हो जाते हैं। और ये चीज़ तो शायद मैंने टेलीग्राम पे डाली भी थी कि जब आईपीओ अनाउंस होने वाला था तब यहाँ पे फ्रीजिंग जो है उसका मेल गया था कि भाई अब हम शेयर से लॉक करेंगे आपके। एंड इसी दिन क्लियर हो गया था कि भाई अब आईपीओ आने वाला है, तो 25 जून को ही आईपीओ आ रहा है। तो ये बात है, आरएचपी फाइल हो गई थी ऑन 19 जून। तो ये गलती मत कीजिएगा गाइस आप, ये जो अनलिस्टेड में, अरे यार अनलिस्टेड में लोगे महंगा लोगे, इतने हाई वैल्यूएशंस पे लोगे, है ना। एक चीज़ देखिए आप, ये जो आईपीओ है वो 740 के भाव पे है और इसका प्राइस टू बुक है 3.72। 1200-1300 पे आप मोटा मोटी बात कर रहे हो 6-7 के पीबी रेशियो के आसपास। मजाक कर रहे हो क्या आप, हैं? मजाक कर रहे हो इतने हाई वैल्यूएशंस पे। आप अनलिस्टेड में इन्वेस्ट कर रहे हो, अनलिस्टेड मार्केट में, जहां से आपके शेयर्स आप सेल नहीं कर सकते, आपको लिक्विडिटी का इशू है। आप अगर आईपीओ में भी जाती है कंपनी तो आप सेल नहीं कर पाएंगे, आपका लॉक इन हो जाता है। मजाक कर रहे हो यहाँ पे, कहाँ से सीख के आए हो ये सब चीज़ें, ये कैसे सीख लिया तुमने। मतलब मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि रिटेलर्स का दिमाग इतना भ्रष्ट कैसे हो चुका है, इतना करप्ट हो गया आपका दिमाग कि आप ये प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो। बेसिक्स आपको क्लियर नहीं है। लोगों ने बजाज हाउसिंग के अंदर, बजाज हाउसिंग का फेट देखा है आपने, किस तरीके से गिरा बजाज हाउसिंग। क्या गारंटी है कि एचडीएफसी का ये जो स्टॉक है ये मल्टीबैगर रिटर्न्स देगा? क्या गारंटी है कि 1-2 साल यहाँ पे कंसोलिडेट नहीं करेगा? आपको तो पैसा ब्लॉक हो गया।
आईपीओ को आईपीओ की तरह देखो, ज़्यादा बकवास मत करो। 99% तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स के लिए तो आ रहे हो, लिस्टिंग गेन्स के लिए तो आ रहे हो, तो लिस्टिंग गेन्स मिल जाए तो बस, आईपीओ मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो क्या कर लोगे? ऐसी ये सब बकवास मत करो आप, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारो। और इवन मैं तो एक न्यूज़ पढ़ रहा था अभी रिसेंटली कि 40 करोड़ के एनएसई शेयर्स का कोई घपला करके भाग गया है ब्रोकर, ठीक है ना। मुझे भी काफ़ी मतलब नोन वगैरह बोलते रहते हैं कि ये 10 लाख के ले ले, मैं पागल समझाएगा मेरे को, कहीं लिखा हुआ मैं पागल हूँ? इतनी समझ नहीं है तुम में, ये मत फंस जाना। काफ़ी लोग करते हैं, कोशिश करते हैं समझाने की। मेरा उद्देश्य ये था सबसे पहले बताने का कि ब्रोकर्स हो गए, किसी के पास में शेयर्स हैं एंड उसको निकलना है, तो वो किसी को बहलाने फुसलाने की जरूर कोशिश करता है कि देख आईपीओ आ रहा है, ये है मोटिवेटेड है, ये हो गया, भाव हो गया। विक्रम सोलर में गया था अभी, कौन सा एक MS या ये पता नहीं कौन सा एक इंडेक्स है जिसके आने की बात चल रही थी, तो उसके शेयर से डबल ट्रिपल हो गए थे, है ना। वो बहुत चला था, फिर अब उसका भाव ही नहीं है। उसमें नितिन कामत और ये जीरोधा ब्रदर्स ने भी पैसा लगाया था उसमें, मेट्रोपॉलिटन ऐसा समथिंग कुछ था वो एक्सचेंज, है ना। तो ये सब मत किया करो, ये थोड़ा दिमाग लगाया करो, ठीक है। तो ये मैंने आपको आगाह कर दिया, अब आज से आप ये गलती नहीं करोगे, ठीक है। अब प्राइसिंग को लेके बात यह है कि 740 की प्राइसिंग आई है, इस भाव पे भी प्रीमियम्स गिर रहे हैं। पहले बात ये चल रही थी कि 850 से 900 के आसपास की प्राइसिंग आएगी, और अगर वो प्राइसिंग आती तो हमें और गिरावट देखने को मिलती, है ना। हमें और प्रीमियम्स में गिरावट देखने को मिलती। हो सकता है जो प्रीमियम्स हैं वो 10-12 रुपये के आसपास आ जाते, एंड अगर 1000 के आसपास जाती तो फिर Hyundai जैसे अभी तक डिस्काउंट में जा चुका है ये होता। प्राइसिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है ना। आई थिंक ये काफ़ी अच्छी प्राइसिंग इन्होंने रखी है, इससे ज़्यादा ये लोग नीचे नहीं कर सकते थे, है ना। जो ये कर सकते थे आई थिंक इन्होंने कर दिया। ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 रुपये इधर उधर और हो सकता था, बट ठीक है यार, इनका जितना हाथ में था दे डिड इट। 740 ठीक प्राइसिंग, इस प्राइसिंग पे भी वैल्यूएशंस कोई चीप नहीं है। अभी मैंने आपको दिखाया पीवी रेशियो बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है, बट जितना ये कर सकते थे इन्होंने कर दिया। आई थिंक इससे आगे इनके हाथ में था नहीं, ठीक है ना। तो ये प्राइसिंग को लेकर बात होगी। अब हम चलिए चर्चा करते हैं कि शेयर होल्डर एलिजिबिलिटी क्या है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, 19 तारीख को RH पे फाइल हुई थी। T+1 का सेटलमेंट भारत में चलता है, तो जिस भी व्यक्ति ने 18 तारीख को या उससे पहले बाय किया है वो एलिजिबल है। किसका? HDFC बैंक का एक शेयर। जिसने भी 18 जून या उससे पहले बाय किया वो एलिजिबल है, 19 को बाय किया नॉट एलिजिबल, ठीक है। तो आप एलिजिबल हो क्या, मुझे बताओ, है ना, कमेंट करके। इतने लोग नहीं हैं, 175 लोग नहीं हैं, मे बी 9 लोग यहाँ पे नहीं हैं, तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था। सो आपकी ये भी क्लियर होगी, एलिजिबिलिटी की बात भी क्लियर होगी। मैं आज काफ़ी पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको अनलिस्टेड जो शेयर्स है उसका बताया, आगाह किया। सेकंड नंबर पे मैंने आपको प्राइसिंग के बारे में बताया इस IPO का, एंड अभी थर्ड नंबर पे मैंने आपको शेयर होल्डर एलिजिबिलिटी का बता दिया। अच्छा, सबसे पहले आती मैंने आपको प्रीमियम्स के बारे में बता दिया था। अब चलिए हम कुछ एक और चर्चा करते हैं। तो ये जो IPO है वो 25 तारीख को खुलेगा, यानी कि बुधवार को, और मंगलवार को यानी कि परसों हमें एंकर लिस्ट देखने को मिलेगी। काफ़ी लोग वेट कर रहे होंगे कि एंकर लिस्ट आएगी तो, है ना, प्रीमियम्स में शायद तेज़ी देखने को मिले, बड़े नाम आ सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि वो कोई ज़्यादा एक बड़ा इम्पैक्ट समथिंग कुछ हो जाएगा उससे। प्रीमियम्स गिरने का एक रीज़न ये भी है कि अभी रिसेंटली IPOs ने कुछ तोड़ फोड़ नहीं किया है। हमने ओसवाल पंप्स में भी देखा, और उसके पहले भी हमने IPOs देखे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है कि आप ईगरली वेट करें एंड प्रीमियम्स के मुताबिक हमें लिस्टिंग देखने को मिले, उसके नीचे की ही लिस्टिंग हो रही है। हमने ओसवाल पंप्स में भी देखा है, उसके बाद में भी कोई तोड़ फोड़ बाइंग नहीं है ना। एक रीज़न ये है। सेकेंड रीज़न, IPO का साइज बहुत बड़ा है। 12,500 करोड़ का कोई छोटा IPO नहीं होता है, इट्स अ बिग IPO, आई टेल यू, है ना। बिग IPO है। आपका कितना भी बड़ा ब्रांड हो, एंड वैल्यूएशंस भी हल्के से हायर फ्रंट पे है, जितना कर सकते थे कर दिया, बट स्टिल थोड़े से हायर फ्रंट पे हैं। तो इस कारण आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग, हेजिंग जिसको आप बोलते हैं, बड़े IPO में अलॉटमेंट चांसेस काफ़ी आसान होते हैं, तो प्री मार्केट में लोग सेल कर देते हैं, है ना। जो एक और रीज़न है वो है मार्केट। IPO मार्केट का सेंटिमेंट भी ख़राब है, और जनरल मार्केट का भी जो सेंटिमेंट है वो इतना कोई खास नहीं है एट प्रेजेंट। हम पिछले एक हफ्ते से मोटा मोटी आप 10 दिन कह लीजिए, हम इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं मार्केट में। आज सुबह ही आपने देखा कि ट्रंप ने अनाउंस किया कि US के जो बॉम्बर्स हैं वो जाके ईरान की 3 न्यूक्लियर साइट पर अटैक करके आ गए हैं, एंड ईरान ने, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पैसेज है वो ब्लॉक कर दिया है ना, पैसेज ब्लॉक कर दिया। अब ऑयल जो है वो, वर्ल्ड का 25% ऑयल जो है वो यहीं से ट्रेड होता है, यहीं से जाता है। सो थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। अब सब लोग ये देख रहे हैं कि भाई क्या ईरान यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, या स्ट्राइक करने का मतलब है कि और एस्केलेट होना।
तो ऑयल जो है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है एंड मुझे पर ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडियन मार्केट में इतनी वोलाटिलिटी क्यों आ रही है ना, वो किसी को समझ में नहीं आ रहा क्योंकि और कहीं पे इतनी वोलाटिलिटी नहीं है, बट इंडियन मार्केट में वो एक इम्पैक्ट, आप यूँ कह लीजिए कि वो एक प्रेशर देखने को मिला। उसके काफ़ी सारे रीजंस हैं। एक तो आईपीओज भर भर के आते हैं जब उस एक दो हफ्ते मार्केट में थोड़ा सा आप कह लीजिए कि थोड़ी सी सुस्ती छा जाती है ना, क्योंकि बहुत पैसा लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा पैसा। ऐसा नहीं है 12,500 करोड़ है तो 12,500 करोड़ मार्केट से बाहर नहीं आते, समझ पा रहे हैं इस बात को। बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, 1 लाख करोड़ तक आप चले जाते हैं और उसका मतलब यह है क्योंकि आपको ब्लॉक करना पड़ेगा, आपको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट, इट्स नॉट लाइक दैट। तो जब इतना पैसा मार्केट से बाहर आएगा तो डेफिनेटली विल सी सम प्रेशर, है ना। एटलीस्ट गिरेंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे भी नहीं, आप एक रेंज अबाउट हो जाएंगे, वोलेटिलिटी बढ़ जाती है। एंड सेकंड रीज़न हमने अभी देखा ही किस तरीके से प्रोमोटर्स एंड बाकी म्यूचुअल फंड्स ब्लॉक डील्स कर रहे हैं। विशाल मेगा मार्ट में हमने देखा तो इसका लाभ उठा रहे हैं टू ऑफलोड देयर शेयर्स। सो सप्लाई थोड़ी सी ज़्यादा है, पैसा जो है, मनी फ्लो जो है वो थोड़ा सा डैम्प्ड है और उसका एक इम्पैक्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हमने ये भी चर्चा कर ली। तो क्या इसे अवॉइड कर देंगे? नहीं, अवॉइड नहीं करना है, अवॉइड नहीं करना है इसको अभी तक तो एटलीस्ट। ऐसे कोई मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं कि भाई बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी। आई एम नॉट सीइंग समथिंग लाइक दैट। हाँ, मैं यहाँ पे ऐसे कोई धूम धड़क्का ऐसा भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि प्रीमियम्स 150-200, चलो ये तो स्टिल एक्सेप्टेबल है ना, कि भाई 50% ना, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। फॉरगेट अबाउट इट, भूल जाइए आप इस बात को। अच्छा, ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है कि भाई आप एक्सपेक्ट करें कि डबल ट्रिपल हो जाएगा ना, डोंट एक्सपेक्ट, ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए मार्केट में तो एनीथिंग कैन हैपन आफ्टर ऑल, है ना। बट जो एक चांसेस हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई तोड़ फोड़ हाई लिस्टिंग डे गेंस और देर आफ्टर ऐसा कुछ नहीं, बट हाँ वी कैन हैव सम एवरेज गेंस, है ना। ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न यहाँ पे बन सकता है, ऐसा लग रहा है। तो देखते हैं क्या 40 के लेवल पे ये सस्टेन करता है क्या। वी स्टिल हैव टाइम, वी स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम, है ना। शुक्रवार 27 जून को ये आईपीओ क्लोज होगा, तुम्हारे पास एटलीस्ट 26 तक का तो समय है। आज 22 तारीख ही है, 23, 24, 25, 26, 4 दिन है हमारे पास में। तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, बिल्कुल इसको टारगेट करेंगे। ये हाई प्रायोरिटी पे, हमारे सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी पे रहेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि आफ्टर लिस्टिंग जिस तरीके का एक्शन हमने टाटा टेक में देखा था या बजाज में देखा था या फिर एनटीपीसी ग्रीन में देखा था, रीसेंट एग्जाम्पल तो एनटीपीसी ग्रीन ही है, मुझे लगता है सिमिलर सॉर्ट ऑफ एक्शन वी कैन एक्सपेक्ट इन HDB फाइनेंशियल सर्विसेज IPO। मतलब कि लिस्टिंग के बाद में आप अच्छा खासा एक्शन दिखा रहे हैं। वो हो सकता है 20% हो, 30% हो, 40% हो सकता है 740 का लिस्ट या 800 पे हो और 200 रुपये, 150-200 रुपये का हमें गेन देखने को मिल जाए इन कमिंग डेज, जैसे कि एनटीपीसी ग्रीन में था। ऐसा कुछ हो सकता है, मोटा मोटी ऐसा लग रहा है मुझे। देख सकते हैं गाइस आप, तो एनटीपीसी ग्रीन की जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव की थी एंड स्टिल रिटेलर्स ने लगाया था, कोई खास लिस्टिंग डिकेंस तो नहीं मिले थे, बट यू कैन सी वो गया था 40% समथिंग ऊपर गया था। एंड मैंने इसे इस दिन बाय किया था, मेड सम गुड प्रॉफिट, ठीक डिसेंट प्रॉफिट, ऐसा कुछ तोड़फोड़ नहीं किया था, बट हाँ बॉट इट हियर, अपर सर्किट लगा, मेड सम डिसेंट मनी है। बजाज के अंदर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अपर सर्किट लगा, फिर एक और अपर सर्किट पता ऑन द वेरी थर्ड डे आई एक्सेप्टेड इट, बताया भी था मैंने आपको, तो अच्छा पैसा बना था। तो ये भी अगर आप देखेंगे फ्रॉम हेयर इट वेंट अप लाइक 30%, तो ऐसा कुछ एक्शन आ सकता है कि आई एम वेरी मच होपिंग इनटू इट। आई थिंक वी कैन एक्सपेक्ट इट, बट हाँ मार्केट का साथ बहुत ज़रूरी है। अगर एक्सट्रीम वोलेटिलिटी हो गई, है ना, कैप डाउन्स हो गए, जो मार्केट कल एक्सपेक्ट कर रहा है, मार्केट इज एक्सपेक्टिंग कि कल हमें हल्का फुल्का प्रेशर देखने को मिलेगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता गाइस क्या होगा, एंड इनफैक्ट किसी को भी नहीं पता है, बट इट विल बी ए ग्रेट थिंग टू वॉच आउट फॉर। सो वेरी मच कंसिडर इट। कहने का तात्पर्य यह है, सार यह है कि ये जो प्रीमियम्स वगैरह गिर रहे हैं, इसे घबराना नहीं है आपने, है ना। ऐसे नहीं कि आपने मन मोड़ लिया या फिर एकदम रूट से, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तैयार रहिए, तैयार रहिए, है ना, तैयार हो सकता है कि इन दैट केस हम जहाँ 10 एप्लीकेशंस लगाने वाले थे बिग चेन्नई में, हो सकता है वो 7 कर दें, 8 कर दें, 5 कर दें, और प्रीमियम्स गिर गए तो और हो सकता है और कम करेंगे, फिर रिस्क रिवार्ड ऑफ फेवरेबल नजर नहीं आ रहा, बट स्टिल दिस इज़ द IPO जिसे हम वी कैन गिव इट अ शॉट, वी शुड कंसिडर इट, ओके। एंड अब आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं, देखिए इसका बड़ा सिंपल सा एक है, मैंने आपको पहले भी बताया। जो लोग कहते हैं कि सर क्या मैं रिटेल HNI दोनों में अप्लाई कर सकता हूँ क्या, मैं यही बोलता हूँ कि या तो आप पुरुष हो सकते हैं या आप महिला हो सकते हैं, है ना। तो आप या तो HNI में लगा सकते हैं या आप रिटेल में लगा सकते हैं, लेकिन क्या पुरुष के साथ में आप भारतीय नागरिक हो सकते हैं क्या? हाँ हो सकते हैं। क्या आप भारत के अंदर
यूपी के नागरिक हो सकते हैं, क्या गुजरात के नागरिक हो सकते हैं, क्या हरियाणा के नागरिक हो सकते हैं, क्या राजस्थान के नागरिक हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। तो क्या मैं पुरुष होते हुए भारत का नागरिक हो सकता हूँ? बिल्कुल हो सकता हूँ। इसका मतलब क्या है? क्या मैं रिटेल और शेयर होल्डर में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूँ। मैं रिटेल भी हो सकता हूँ, मैं शेयर होल्डर भी हो सकता हूँ। समझ पा रहे हैं? क्या मैं शेयर होल्डर और एचएनआई हो सकता हूँ? क्या बिल्कुल हो सकता हूँ। क्या कोई महिला और भारतीय नागरिक हो सकते हैं? क्या बिल्कुल। तो आप रिटेल में, या तो आप सिर्फ रिटेल में अप्लाई कीजिए अगर आप एलिजिबल शेयर होल्डर नहीं है, आप केवल रिटेल में लगाइए जैसे आप अभी तक लगाते आए हैं। आप एलिजिबल शेयर होल्डर नहीं है, आप सिर्फ स्मॉल एचएनआई में लगा दीजिए जैसे आप अभी तक अप्लाई करते हैं। आप केवल बिग एचएनआई में अप्लाई कर दीजिए जैसे आप अभी तक अप्लाई करते हैं। आपको केवल शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगानी है, आप 2 लाख तक की शेयर होल्डर की एप्लीकेशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आप एम्प्लॉय हैं, एम्प्लॉय की एप्लीकेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। क्या मैं एम्प्लॉय और शेयर होल्डर लगा सकता हूँ? क्या बिल्कुल लगा सकता हूँ। मैं भारत का नागरिक हूँ, मैं पुरुष हूँ और साथ में मैं हरियाणा का नागरिक हूँ। तो आप स्टेट को एम्प्लॉय मान लीजिए। समझ गए आप? तो क्या मैं एम्प्लॉय प्लस शेयर होल्डर लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। आप 5 लाख तक की एम्प्लॉय लगा सकते हैं एंड 2 लाख तक की आप शेयर होल्डर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। तो जैसे रिटेल में 2 लाख की एप्लीकेशन होती है ना मैक्सिमम, वैसे ही शेयर होल्डर में 2 लाख की एप्लीकेशन होती है। डिपेंड करेगा शेयर होल्डर कैटेगरी में कितना सब्सक्राइब हुआ है। बजाज में तो 40-40 हज़ार एप्लीकेशन, इनफैक्ट और ज़्यादा एप्लीकेशन कैंसिल हो गई थी। लोग शेयर होल्डर नहीं थे फिर भी अप्लाई कर रहे थे, बड़ा नुकसान हुआ उनको। और इसमें प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट होता है। रिटेल में कुछ भी हो जाए आपको 1 लॉट मिलेगा, शेयर होल्डर में 12 मिल सकते हैं, 13 मिल सकता है, डिपेंडिंग कितना सब्सक्राइब हुआ है। ठीक है ना? क्या मैं एम्प्लॉय, शेयर होल्डर और रिटेल अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल अप्लाई कर सकता हूँ, उसमें कहाँ दिक्कत है। आप शेयर होल्डर 2 लाख तक की अप्लाई कर दीजिए, एम्प्लॉय 5 लाख तक की अप्लाई कर दीजिए, रिटेल में आप 2 लाख तक की अप्लाई कर दीजिए। नहीं, मैं तो एचएनआई लगाऊंगा। हाँ तो लगाओ ना, क्या दिक्कत है उसमें? आप रिटेल हट जाएगा, या तो महिला हैं या पुरुष हैं, तो आप रिटेल मत लगाओ। आप फिर रिटेल एप्लीकेशन मत लगाओ, आप एचएनआई एप्लीकेशन लगा दो। समझ पा रहे हैं इस बात को? समझ पा रहे हैं? और सिंपल कर देता हूँ। मैक्सिमम लोग यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं है, मैक्सिमम लोग यहाँ पे या तो शेयर होल्डर हैं या रिटेल हैं या एचएनआई है। रिटेल प्लस शेयर होल्डर, 1 लॉट लगा दिया रिटेल में, 2 लाख की एप्लीकेशन लगा दी शेयर होल्डर में, यू आर गुड टू गो, यू डोंट हैव टू वरी। ठीक है ना? शेयर होल्डर में जितना ज़्यादा लगाओगे उतने ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस है। 8 लॉट लगाओ, 10 लगाओ, जितने ज़्यादा लगाओगे शेयर होल्डर में उतने ज़्यादा अलॉटमेंट चांसेस हैं। ये चीज़ क्लियर कर दीजिए। तो कोशिश ये करनी है कि 2 लाख की शेयर होल्डर की एप्लीकेशन लगाई जाए। ठीक है ना? मैं क्या करूँगा, मैं बिग एचएनआई की 10 लाख की एक एप्लीकेशन लगाऊंगा और सेम पैन कार्ड से मैं शेयर होल्डर की 2 लाख की एप्लीकेशन लगाऊंगा, यानी प्रति व्यक्ति मेरा 12 लाख का टोटल ब्लॉक होगा। 12 लाख की एप्लीकेशन से लगेंगी 2। समझ गए आप? समझ गए? रिटेल प्लस शेयर होल्डर में मैक्सिमम लगाने का प्रयास कीजिए। रिटेल में 1 ही लॉट लगाना है, कुछ नहीं होता, 2 लॉट से मिलना 1 ही लॉट है, चांसेस बराबर रहते हैं। एंड एचएनआई में लगाओ, साथ में शेयर होल्डर लगा दो, स्मॉल एचएनआई साथ में शेयर होल्डर लगा दो, एलिजिबल हो तो। आप शेयर होल्डर में एलिजिबल नहीं हो, कर लगा के देख लेते हैं भाई, दोनों एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी, धक्के मार के बाहर निकाल देंगे। समझ में आ गई बात? क्लियर हो गया? ये गलती मत कर देना। चलो, बाकी ये सब्सक्रिप्शन, ये इसके नंबर्स वगैरह हैं, देख लेना। इनमें कोई ज़्यादा, कौन सा देखते हो, कहाँ देखते हो यार? प्रीमियम अभी ज़्यादा हो तो क्या देखोगे? क्या कुछ नहीं है, है ना? ठीक है, मतलब बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है, ब्रांड है। एचडीएफसी ने जरूर पैसा बना के दिया है यार, वेल्थ क्रिएट करके दी, उसमें कोई दो राय नहीं है। एंड बट वही है, गिर सकता है ना भाव, जैसे बजाज का गिर गया, एनटीपीसी का भी तो बाद में गिर ही गया, बाद में कंसोलिडेशन होके 1 डेढ़ 2 साल बाद आया। जैसे टाटा टेक अभी तक वहीं डोल रहा है, कितना नीचे आ गया। तो हो सकता है पहले पैसा बना के दे सकता है, मतलब पैसा बन गया 30-40% अपना अच्छा पैसा बन गया, पर एग्जिट के बारे में ही देखना है। मोमेंटम है जब तक बने हुए, वरना पैसा ब्लॉक हो जाएगा। टाटा टेक में हो गया लोगों का, बजाज में हो गया, एनटीपीसी ग्रीन में हो गया, कोई मतलब रहता नहीं। आलसी लोग होते हैं जो लॉन्ग टर्म का सहारा लेके चुप हो जाते हैं, क्योंकि उनको रियलिटी फेस नहीं करनी, डरपोक होते हैं, है ना? उनको समझ में नहीं आता, इसलिए फिर लॉन्ग टर्म का सहारा देके बैसाखी पकड़ ली लॉन्ग टर्म की, एंड उसी में जीवन काट देते हैं। जबकि वो पैसा बाकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी जगह उपयोग कर सकते हैं, और जब बाद में वो स्टॉक रेडी हो जाए तब लगा दो उसमें। बट नहीं, लॉन्ग टर्म रख दिया, फिर व्हाट अबाउट करते फिरते हैं। Hyundai में लोग लॉन्ग टर्म करने, बताओ, है ना? तो ऐसे नहीं करना होता। पीबी रेशियो जरूर डेफिनेटली ज़्यादा है। डेट टू इक्विटी मत देख लेना, है ना? ये इसका काम यही है। इसमें एनबीएफसी में, बैंक्स में डेट टू इक्विटी नहीं देखते। अगर आप देख रहे हो तो बड़ी ही गलत कर रहे हो, मतलब पता नहीं कहाँ से सीखा है भाई ये सब। तो ये सब मत करना। 60,000 करोड़ के आसपास का कंपनी मार्केट कैप लेकर आई है, 1 लाख करोड़ तो पहुंचाओ यार। म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल करो, लगाएंगे म्यूचुअल फंड्स लगाएंगे भाई, बहुत जमकर पैसे लगाएंगे म्यूचुअल फंड्स। पहुंचाओ यार, 1 लाख करोड़ करवाओ इसको।
मैं तो चाहता हूँ कि लिस्टिंग ठीक ठाक हो, है ना, कोई ज़्यादा तोड़ फोड़ प्रीमियम पे नहीं हो। एंड देन अगर आप में दम है तो आप 1 लाख करोड़ के इसके मार्केट कैप को पहुँच जाओ। ज़्यादा नहीं है, आप कर सकते हो ये काम। म्यूचुअल फंड्स एंड बाकी सब लोग कर सकते हैं। लेट अस सी क्या होता है। तो ये था वीडियो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। आप क्या कर रहे हो इसमें बताओ। देखो अभी तक मैंने कोई एज सच फाइनल डिसीजन नहीं लिया है ना, मैंने एज सच कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया है। आई एम वेरी मच होपफुल, आई एम वेरी मच प्रिपेयर्ड। एंड जैसे ही आगे इसमें एक्शन आएगा आई विल पुल द ट्रिगर। ट्रिगर ही तो पुल करना है, और कुछ थोड़ी ना करना है। तो ऐसे कर दिया करो, लाइक जैसे एलिजिबल हो ना, तो ऐसे बता दिया करो मुझे कमेंट करके। एंड ये ऐसे में आई था जहाँ पे आपको टारगेट करना था, मैंने 2 बजे ही मैसेज कर दिया। आई एम श्योर आपने इससे देखा होगा। और तो क्या, कुछ हो तो देख लेना। कोई डाउट वगैरह हो मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। आई बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। और आपको कोई इनपुट है इस आईपीओ को लेकर, या कुछ ऐसी बात है जो मैंने चर्चा नहीं की है, बताइए। कोई डाउट है पूछिए, ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, कैसा लगा मुझे बताना। मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, थैंक यू वेरी मच।